एक बार फिर से सभी का स्वागत है क्लास में और गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड आज बहुत ही स्पेशल दिन है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और ये स्पेशल इसलिए नहीं है कि मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन। हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करना भूल गए, अपने परिवेश को जानना भूल गए। इनफैक्ट यूपीएससी बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता है। कभी उसने मैना के बारे में सवाल पूछा, कभी स्पैरो के बारे में पूछा, तो कभी कॉमन कैटल एग्रेट्स के बारे में पूछ लिया जो गांव में चलती रहती हैं। एंड इट सीम्स दैट कि वो सवाल लोगों को सबसे डिफिकल्ट लगे। अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आप शायद 5 चिड़ियों के नाम ना बता पाए, शायद लोग 5 पेड़ों के भी नाम ना बता पाए। आम, नीम, पीपल के अलावा चौथा शायद पेड़ ना दिखे, बबूल बोल सकते हैं। बट मतलब हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमने एक विश्व ने मिलकर एक दिन रखा है कि लेट्स रिमाइंड पीपल अबाउट, लेट्स गिव सम टाइम टू द नेचर। और आज मेरा यही बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर अराउंड यू, यू आर वेरी वेल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, यू आर पार्ट ऑफ वट एवर इज हैपनिंग, इधर गुड और बैड। तो मैं आपको एक जस्ट पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये अवेयरनेस, सो दैट कि आप भी आगे बाकी लोगों को बता सकें। जैसे एक सेंस रेस्पॉन्सिबल नागरिक के नाते हम जो है अपना फर्ज अदा कर सकें। हम नेचर को के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है या जो गलतियां हुई हैं उन्हें सही कर सकें। ह्यूमन रेस इज वेरी मच इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है। होमोसेपियंस वर, they could survive, they could reach at the climax of this succession because of their इंटेलिजेंस। जिस इंटेलिजेंस से ये खराब भी कर सकते हैं उसी से सही भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है आज के दिन हम जाने कि हम क्या कर रहे हैं, अपने परिवेश को जाने, अपने वातावरण को जाने। तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। तो 1972 में लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देख लिए, मैड रेस देख ली, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की, इकोनॉमी की रेस देख ली। उसमें बस भूल गए कि एनवायरनमेंट नाम की कोई चीज होती है। आप अपने बचपन को याद करेंगे 25 साल पहले, 20 साल पहले, और एक आज की सिचुएशन देखेंगे तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। बस मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं ये किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, हमें किधर जाना है और हम किधर जा रहे हैं, और हम अगर इस रास्ते को बदलना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो असलियत से रूबरू कराना है, न डराना पर्पज है, न कुछ कराना है। और आप फिर क्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको अपना बिट करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू इट। तो ये पर्पज है हमारा। तो इस बार यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है इस 1972 में उन्होंने ये हुई थी आपकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जहां पे विश्व के जितने भी लीडर्स हैं दे मीट टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ये परिणाम होता है कि दे डिसाइड, तो 5 जून को ये मिलते हैं पहली बार। तो 1974 में दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट। पहली बार उन्होंने थीम रखी थी कि देयर इज ओनली वन अर्थ एंड यू शुड नो दैट देयर इज ओनली वन अर्थ। अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, देयर इज नो अदर प्लैनेट वेयर वी कैन गो। So today we are celebrating Vishwa Paryavaran Divas, World Environment Day, and we are celebrating it since 1974 in the honor that the first time on 5th of June in 72 the world leader meet to discuss about environment. तो environmental awareness तब से आना स्टार्ट हुई। You will see that जितने भी legislations आए हैं आपके, बाद में पढ़ेंगे, वो उसी फेज में है 70, 80s, 90s में। तो 1780s का जो पीरियड था वहां पे पहली बार थिंकिंग स्टार्ट आती है कि हाँ एनवायरनमेंट भी कोई है। एंड टुडे वी टॉक अबाउट लिविंग विद नेचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि आप उसे सस्टेन भी कर सकें, आगे वाली जनरेशंस भी आपकी इनको देख सकें, नहीं उनको बस किताबों में और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में दिखाई देंगे कि चिड़िया होती थी, कि ये जानवर होते थे। और फिर डिपेंड करता है कि अगर इतना डैमेज कर दिया तो आगे की जनरेशन भी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। व्हाट इज हैपनिंग, आई जस्ट प्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर व्हाट इज हैपनिंग। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्टेन पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये इसका स्लोगन है, इट्स टाइम फॉर नेचर, ये थीम नहीं है। थीम इज सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। वी वांट टू सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को हम सेलिब्रेट करते हैं। जैव विविधता, जितने भी तरह के जीव जंतु, जितने भी तरह की लाइफ जो आपको इस प्लानेट अर्थ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं जैव विविधता। तो इट नॉट ओनली इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब, सबको इंक्लूड करती है, जितनी भी लाइफ है उसको हम बोलते हैं जैव विविधता। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट बिकॉज नाउ व्हाई यू वांट टू सेलिब्रेट इट, बिकॉज जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन। अर्थ की अपनी हिस्ट्री में 5 एक्सटिंक्शन हुए। एक्सटिंक्शन मतलब लगभग सारी लाइफ खत्म हो गई। अब अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो अबाउट 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इफ यू लूज देम, योर पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम्स जो हैं आपके, दे आर गोइंग टू डाई, मेनी विल नॉट सर्वाइव।
एंड यू आर ऑलरेडी फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स लाइक डेजर्ट लोकस्ट के बारे में सुना, इतने इंटेंसिटी के साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं जो कभी नहीं आते थे. नाउ दिस जूनोटिक डिसीज कोरोना वायरस हैज कम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल टू द ह्यूमंस. एंड मेन कारण क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक तो आपने उनका इलीगल ट्रेड स्टार्ट कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर का इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स का. दूसरा आपने वाइल्ड एरियाज को खत्म कर दिया है. they have been so wildlife has come in contact with human. तो जो बीमारियां अभी तक वाइल्ड लाइफ में होती थी they are migrating to the human. जिस तरीके से मीर्स आया, सार्स आया, इबोला आया आपका, these are and this corona, these are all viruses which have jumped from wildlife to the human. So we are playing with nature too much and we are not ready for this play definitely. So we should nature sends us message every time कि भैया संभल जाओ. और ये कोरोना भी एक उसी तरह का मैसेज है. दिस इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट डूइंग कंट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डिंग ऑफ नेचर. अब इतना ज्यादा डिग्रेडेशन हो चुका है, केवल कंजर्वेशन से काम नहीं चाहिए, केवल प्रोटेक्शन से काम नहीं चाहिए. यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग फॉर यू. एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, यू हैव अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. सो दिस टाइम स्लोगन इज इट्स टाइम फॉर नेचर. तो अब celebrating biodiversity, protecting biodiversity, conserving biodiversity, preserving biodiversity is the theme which you have, and once you lose it you can't reclaim it. It's not like on and off. So this is the theme this year. And so basically every country is given a responsibility since long time, 87 onward. So Colombia was selected as host country this time, and it was hosting this function with Germany. तो ये तो prelims special है, celebrating biodiversity, and these are the host countries, and this was the theme, this was the slogan. That's a common thing. So I just want to tell that what is the good of having a nice house without a decent planet to live it on. अब आपने महल भी बना लिया तो क्या करोगे उस महल का जब वो planet ही safe नहीं है. You are like दिल्ली को बोलते हैं गैस चैम्बर है. अब दिल्ली में अगर महल भी बना ली तो गैस चैम्बर में महल बना के क्या आप रह पाओगे? If you are degrading a planet at the cost of building beautiful houses, then you are in fact nothing but एक पेड़ पे बैठे हो, उस टहनी को काटते जा रहे हो जिस पे बैठे हो. तो it's a recipe for disaster. It's going to collapse. So this is the time we should start thinking about nature. We should start connecting ourselves back to the nature. What is nature actually? And if you do so, then you will find all the solutions. You don't have to use very big sciences to restore the nature. So there is another saying that if a nation destroyed soil, its forest, its a wildlife, it destroyed itself, because forests act as a forest क्या होते हैं, lungs हैं. Can you survive without oxygen? Can you survive without photosynthesis? Can you tap this sunlight coming from the sun? नहीं कर सकते. तो वो धूप को झेल नहीं पाते हो आप. तो कहीं मिल रही है, आपका नहीं था. लेकिन believe me, in future pure air, pure water, uncontaminated soil, uncontaminated food is going to be a scarcity, is going to be a rarity. We are polluting to that extent, and without it, can you imagine any wildlife, any life can survive? You and me are also life. तो हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि हम डील करें इन सारी समस्याओं से, डील कर पाए. जो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से अपने वातावरण को जानते हैं. लाइक पेड़ों की बात करते हैं तो जो सन की एनर्जी होती है उससे सारा का सारा खेल चालू है. इफ यू एंड इस सन की एनर्जी को टैप करने की जो क्षमता है केवल पेड़ों में. जो ग्रीन लीफ की वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे आर द वंस, दे हैव दिस एबिलिटी, एंड दे आर आल्सो ओशियंस के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि सन से आने वाली एनर्जी को टैप कर पाए. दे यूज दिस एनर्जी, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, और बाद में इसी शुगर को बाकी वाइल्ड लाइफ खाते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है. लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम सनलाइट को टैप करके फूड में कन्वर्ट करें. तो इफ यू आर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर प्लांट नहीं है तो देयर इज नो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जिस दिन से प्लानेट पे बनना लगी थी, ये हायर लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. नाउ इफ यू स्टार्ट डिप्लीटिंग दिस ऑक्सीजन, वी विल लूज एवरीथिंग अगेन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज स्लो प्रोसेस. यू कांट रिस्टोर देम बैक. दूसरा क्या है, कभी अर्थ के अंदर झांक के देखा है क्या आप? कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई हम नाइट्रोजन भी बना ही सकते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होता है. ये प्लांट नाइट्रोजन ज्यादातर नेचर में ही बनता है. जो फर्टिलाइजर, यूरिया के फर्टिलाइजर के प्लांट्स जो हैं, बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट है. ये जो
नाइट्रोजन बनाने का काम है सॉइल सॉइल इंजीनियर्स करते हैं, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करती हैं। यू कांट रिप्लेस देयर रोल इन द नेचर। लेकिन अभी आप डीडीटी और पेस्टिसाइड लेके अनलिमिटेड अमाउंट में डाल के और यू आर किलिंग एवरीथिंग, मतलब आप किस तरफ जा रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस बात है। यू कैन नॉट मिमिक द नेचर, यू कैन नॉट डू व्हाट नेचर कैन डू, नेचर इज सुपर पावरफुल, बट सम टाइम अभी लगता है कि अपने पास पैसा है, सब कुछ है, तो वी कैन डू समथिंग। वो फेक कहीं ना कहीं जब हम नेचर से दूर जाने लगते हैं तो फेक सेटिस्फेक्शन मन के अंदर आने लगता है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दिस इज जस्ट अ इम्पॉसिबिलिटी। ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती है नेचर के अंदर, जो एनर्जी की रिसाइकलिंग होती है, ये जो हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल्स होती हैं, दे आर नेचुरली they are naturally occurring. You or me and nobody else can mimic them, nobody else can do them again. So we need to be very serious about the loss of nutrients, loss of forest, loss of soil, and loss of water bodies. ये सारी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम ज्यादातर लोगों की and we are contaminating these resources also, making them unfit for the use for ourselves and to the future generations. So अब कंटामिनेशन यहीं पे नहीं रुका, आपने एयर वाटर सॉइल को ही कंटामिनेट नहीं किया, ये ह्यूमंस हैव गॉन टू द कंटामिनेट दिस वेरी लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है आपकी पृथ्वी से बहुत ऊपर जाके है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पे ये लेयर होती है, और इस लेयर को भी हम कंटामिनेट करने लग गए। और इसमें जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में जो गैसेस यूज होती थी वो हमने यूज की, वो इतनी इनर्ट हुआ करती थी, यहाँ तो इनर्ट नहीं एक्ट नहीं करती थी ऊपर जाके इस लेयर को। ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर ये लेयर ना हो तो जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं ये एक स्क्रीनिंग की तरह काम करती है, चलने की तरह काम करती है, जो आपको हार्म पहुंचा सकते थे। आपकी अगर स्किन पे गिर जाए तो म्यूटेशन कर सकते थे, स्किन कैंसर्स कर सकते थे, आंखों के कैंसर्स कर सकते थे, इतना डेंजरस होता है। अगर वो ये लेयर ना होती तो लाइफ का जो ग्रोथ हुआ है अर्थ पे वो कभी होता नहीं। यू विल लूज सो मच डाइवर्सिटी। लेकिन हम उस लेवल तक भी पहुंच गए, वी स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट आल्सो, हमने उसे भी डिके कर दिया। नाउ एफर्ट्स आर गोइंग ऑन टू रिस्टोर देम। एंड अभी एक रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी होता है एक इंटरनेशनल एक पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये यूएन का पैनल है, इसमें देयर आर अदर बॉडीज आल्सो, साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, एंड दे कम आउट विद अ रिपोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने इस बार एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली, आईपीसीसी की 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो दे जस्ट कलेक्ट द रिसर्च व्हिच इज देयर इन द वर्ल्ड ऑलरेडी and compile it and publish it for your awareness what is happening to the world. तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अभी, इसका नाम था, स्पेशल रिपोर्ट थी, बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट थी, आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री। तो इसे 1.5 डिग्री रिपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि अगर लाइक अभी जो इंडिया, मतलब नॉट ओनली द वर्ल्ड, इफ गोज फॉर 1.5 डिग्री, और इवन कंपेयर करती है 1.5 डिग्री से 0.5 डिग्री 2 डिग्री की तरफ बढ़ने लग जाए, तो व्हाट विल हैपन। एंड वी ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था हिस्टोरिकली कभी इतना गर्म नहीं था, तो अब जिस रेट से ये मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसी को बोल रहे हैं हम कि ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। एंड कोई भी स्पीसीज जो अर्थ पे है इट इज नॉट अडेप्टेड। सब में एडेप्टेशंस आते हैं समय के साथ, सब जो है अपने को एडजस्ट कर लेते हैं विद द चेंजेस, लेकिन ये चेंज इतना फास्ट है कि यहाँ चेंज स्पीसीज को टाइम नहीं दे रहे हो आप चेंज एडजस्ट करने के लिए। तो देयर इज ओनली वन चॉइस दैट दे हैव टू डाई। सो ये रिपोर्ट जो है बहुत ही मतलब आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज यू मूव अहेड, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एमिशंस, जिस रेट से गैसें एमिट हो रही हैं एनवायरनमेंट में, जिस रेट से जो एनवायरनमेंट, जैसे आपका जो अर्थ है जिस रेट से वार्म हो रहा है, उस रेट से अगर चलता रहा तो क्या चेंजेस आएंगे। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी हमने इतना कमिटमेंट नहीं किया है कि हम ये कंट्रोल कर पाएंगे, तो गैसेस का एमिशन वगैरह, तो जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर हो सकता है वो वेल बियॉन्ड 2 डिग्री, सम पीपल इवन से दैट 3.5 तक जा सकते हैं, 2100 तक हम। तो अब उसी रेट, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर आपका जो टेम्परेचर है अगर 1.5 डिग्री जाए और 2 डिग्री जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा हल्का सा। तो अगर 1.5 डिग्री जाता है तो एक्चुअली आपकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 14% हिस्सा जो है एक्सेसिव सीवियर हीट से एक्सपोज्ड होगा। अगर ये 0.5 डिग्री बढ़ जाता है, अगर 2 तक जाता है, तो 37
percent human population will be subjected to severe heat, which is not good. It's just about human population. We are not even talking about other lives. देन आर्कटिक्स में केवल आधे डिग्री बढ़ाने से आपके जो 100 साल में एक बार आइस फ्री ईयर आने की बात है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो यू कैन इमेजिन दैट अगर आइस सीट्स नहीं रहेंगे तो जो काइंड ऑफ हीट जो अर्थ रिसीव करेगा वो अनइमेजिनेबल है. ठीक है, दे हैव केप्ट द टेम्परेचर वेरी लो. जैसे जब आपके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, आज वर्ल्ड में नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे दो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं आइस के. तो मतलब आइस बहुत ज्यादा, आइस सीट्स बहुत ज्यादा है. तीसरा सबसे ज्यादा जो आइस कैप्स हैं वो आपके हिमालय में है. और हिमालय जब बना था तो देयर वाज मतलब ह्यूज अपलिफ्टमेंट हुआ. तो बहुत सारे ये जो आइस का फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर था बहुत कम हुआ, ग्लोबल कूलिंग हुई. उसकी वजह से मतलब जो टेम्परेचर था अर्थ का, इट बिकेम मोर फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज. तो अब अगर ये लॉस होता है देन यू कैन इमेजिन दैट अगेन द मेनी स्पीसीज विल बी लॉस्ट बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू सर्वाइव. अच्छा, अगर दूसरी बात ये कोरल रीफ्स जो हैं आपके, अगर 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इंक्रीज हो जाता है, 0.5 का इंक्रीज हो जाए अगर आपकी जस्ट ग्लोबल वार्मिंग में, देन यू विल लूज 99% ऑफ द कोरल. और कोरल्स नहीं होंगे तो दे आर द एक्चुअली, ये बोलते हैं हम रेन फॉरेस्ट है. मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स ऑफ द ओशियंस आर द कोरल्स. दे आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द मराइन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मराइन रीजन या ओशियंस. तो यहाँ पे इतनी सारी फिश है, सो मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैट, दे विल डाई. तो फिशेस के डिक्लाइन के बारे में बताया, 3 मिलियन टन से यू कैन लूज देम द फिशेस. देन इट सेज दैट कि जो एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी है इट कैन रिड्यूस बाय 30%. आपका प्रेसिपिटेशन जो है, हेवी प्रेसिपिटेशन, एक साथ बहुत सारी बारिश आना, इट कैन इंक्रीज बाय अ ह्यूज अमाउंट. इन साउथ एशिया इट कैन इंक्रीज बाय 14%. देन इट आल्सो टॉक्स अबाउट क्रॉप यील्ड रिडक्शन में. आपके जो क्रॉप्स के जो यील्ड है, आपकी फसलों की जो उत्पादकता है, इट कैन रिड्यूस बाय ह्यूज अमाउंट. एक्चुअली वीट आपका 20%, मेज 12%. अगर इतना ज्यादा रिडक्शन होता है तो देयर विल बी अ ह्यूज इंपैक्ट अपॉन द पॉपुलेशन. ऑलरेडी खाना तक नहीं मिलेगा. तो ये तो एक बहुत डरावनी पिक्चर इन्होंने पेंट की है अपनी 1.5 डिग्री रिपोर्ट में. एंड दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली. दिस इज साइंस, कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि किसी बाबा जी ने जाके प्रेडिक्शन कर दिया कि हाँ ऐसा होगा. ये जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये कंजर्वेटिव फिगर्स हैं. व्हाट विल हैपन विल बी मच मोर, एंड वी आर मूविंग विद अ पेस जो कि 2 डिग्री से बहुत ज्यादा है आज की डेट में. तो लेट्स होप कि ह्यूमैनिटी के दिमाग में बत्ती जले और हम दोबारा से नॉर्मल फेज में आए. हम सोचने लगे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम. तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. इसलिए इतना डिबेट होता है बिकॉज जब तक आप एग्री नहीं होगे तब तक वी कांट अचीव ऑल दीज थिंग्स. तो कंट्रीज शुड एग्री, पॉपुलेशन शुड एग्री. अभी जो है जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गया, सो जनरल पीपल आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट्स. सो आज की थीम है आपकी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी. तो मैंने सोचा चलो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको कुछ बताते हैं. भाई जैव विविधता जिसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग समझते हैं और कम लोग जानते हैं. मेरे आपसे अपील भी रहेगी जैव विविधता को जानो. ये आज का दिन आपको ये इनिशिएट करने के लिए ही है कि जैव विविधता को भी सेलिब्रेट करो. अपने घर के बाहर जो चिड़िया या अदर लाइफ दिखती है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, try to respect them, try to know about them, try to connect with them, and go to the nearby forest areas. You will feel a strong connect, which is your natural home. That's why you feel so good about it actually. जब अगर ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, और फॉरेस्ट में जाते यू विल फील दैट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेस गायब हो गई है, एक मन खुश है आपका बस देखकर. तो वो नेचुरली होता है. जैसे घर पे जाते हैं तो स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं. तो ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर अगेन, नॉट टू लिव इन द जस्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट, जस्ट अवे फ्रॉम नेचर. ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है भी इसी चीजों के लिए. तो अब जब बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही तो मैं कुछ 2-3 चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. बट हालांकि जब दिस इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, जब हम अभी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने ये सिविल सर्विसेज की स्टडी के लिए, तो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज साइंस, व्हिच इज आस्क्ड इन एग्जाम्स, एंड अबाउट द प्रोटेक्टेड एरिया किस तरीके से चल रहा है. लेकिन यहाँ पे एक जनरल मैं बात 2-3 बताना चाहूंगा जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेंगी. तो इसमें भी जैसे कि आप कोई पॉल्यूटेंट एंटर कर देते हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये पॉल्यूटेंट अगर किसी स्पीसीज में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर एक्यूमुलेट होता जाता है, मान लीजिए आपने डीडीटी डाल दिया, तो अगर इन्होंने वाटर से डीडीटी ले लिया, तो जब इनकी उम्र बढ़ती गई तो ये इनकी बॉडी में भी एक्यूमुलेट होता जाएगा. तो इसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन. और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन.
अगर ये जू प्लांक्टन्स में डीडीटी था, वहां से फिश में चला गया, फिश से ऑटर्स ने ले लिया, ऑटर्स को ये पोलर बियर खा गया, तो ये देखोगे कि भाई एक फिश ने हो सकता है कि भाई 1000-2000 जू प्लांक्टन्स खाए, तो अब उतना ज्यादा इनमें चला गया, जितना इससे तो ज्यादा हो तो मैग्नीफाई हो गया। अब एक ऑटर बहुत सारी फिशेस खा सकता है तो इसके अंदर और भी ज्यादा होगा, और एक ऑटर को बहुत सारे जो है पोलर बियर खा सकते हैं तो उसके अंदर और भी ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंट में जाते हैं, और एनवायरमेंट में जाते ही वो आपकी इनफेक्ट बायोटिक चेन के अंदर चले जाते हैं, जो आपकी फूड चेन्स होती है उनका पार्ट बन जाते हैं। और जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स पे जैसे जैसे कि आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये इनका बायो मैग्निफिकेशन होता जाता है। जब क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, दे स्टार्ट कोलैप्सिंग। जैसे कि ये जो मरकरी के केस में हुआ था जिसमें जापान में, तो जापान के अंदर जो मरकरी का बड़ा फेमस केस है, तो वहां पे एक मतलब एक बे हुआ करता था, और उस बे से लोग फिशिंग करते थे, और फिशिंग के बाद उस बे से मतलब उन फिशेस को खाया करते थे। लेकिन वहाँ एक फैक्ट्री था जो कि पानी छोड़ता रहता था, उस फैक्ट्री का पानी अनकंटामिनेट मतलब जो कंटामिनेटेड था वो ट्रीट नहीं करते थे, मरकरी से लेस था वो। धीरे धीरे मरकरी फिश में गई, फिश से मरकरी जो है ह्यूमंस में गई, और ह्यूमंस में वो मरकरी जाते जाते बिल्डअप होने लग गई, और एक समय के बाद ह्यूमंस के अंदर मरकरी का वो लेवल हो गया कि धीरे धीरे उनके हाथ चलना बंद हो गए, पैर चलना बंद हो गए, मुंह खुलना बंद हो गया, नर्वस सिस्टम पागल हो गए, और पागल होने के बाद मर गए। उसके बाद वो फैक्ट्री को बंद कर दिया गया सारा का सारा। लेकिन दिस कैन हैपन, तो वो बायो मैग्निफिकेशन का एक एग्जांपल था, और बायो एक्यूमुलेशन आपकी लाइफ लॉन्ग टाइम में होता ही रहता है। तो उसी तरीके से हमने एक उनको मच्छरों को मारने के लिए एक नया इन्वेंशन ढूंढा कि डीडीटी पेस्टिसाइड लेके आए, और डीडीटी पेस्टिसाइड ने इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, रेचल कार्सन्स ने एक बुक लिखी है साइलेंट स्प्रिंग, मैं चाहूंगा कि आप उसे पढ़ें, आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा पता चले, बहुत अच्छी किताब है रेचल कार्सन्स की साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब ये पता है किस तरीके से पहले जब शाम होती थी कितने सारे झींगुर, कितने सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स की आवाजें आया करती थी, अब वो अचानक से शांत हो गई, अब आना बंद हो गई हैं। तो दिस विल टेल यू कि कितने मास लेवल पे हम डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं नेचर का, और इनका कितना बड़ा रोल होता है। तो आज कुछ कुछ रोल्स के बारे में मैं बात करूंगा, और ये डीडीटी भी एक ऐसा पेस्टिसाइड था जो कि बायो एक्यूमुलेट भी हुआ, बायो मैग्नीफाई भी हुआ, एंड इट हैज डिस्ट्रॉयड द मेनी लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से दिखाया हुआ है किस तरीके से बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, कि वाटर से ये जू प्लांक्टन से नहीं, जू प्लांक्टन से फिश में गया, फिश से ये जो है लार्ज फिश में गया, वहां से फिर फिश ईटिंग बर्ड्स में चला गया, इस तरीके से इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, ये बायो मैग्निफिकेशन हो गया। ये सवाल आपको वैसे भी परेशान करते हैं। दूसरी एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको वल्चर्स के बारे में। तो डाइक्लोफेनिक नाम का एक ड्रग है जिसको आप यूज करते हो, डाइक्लोफेनिक इज यूज फॉर एनिमल्स को जब बुखार बुखार हो जाता था तो एक इंजेक्शन लगाते थे डाइक्लोफेनिक का, और ऐसा होता था कि एक इंजेक्शन लगाया और आपका जानवर एकदम खड़ा हो गया सीधा, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ करता था। लेकिन ये जो वेटनरी ड्रग था इसको ह्यूमन के लिए भी यूज किया जाता है, एंटीपायरेटिक है बुखार उतारने के लिए, तो ह्यूमंस के लिए अभी भी बैन नहीं है डाइक्लोफेनिक, और अभी भी ब्लैक मार्केट में जो है एनिमल्स के लिए बिकता यूज होता है। तो ये जो डाइक्लोफेनिक ड्रग यूज होता था, तो अब बाद में क्या होता था, वल्चर्स क्या करते, डेड बॉडीज पे फीड करते थे। अब वल्चर जब इन एनिमल्स की बॉडी पे फीड करने लगे तो व्हाट हैपेंड कि उनके अंदर किडनी फेलियर होने लग गया, वो मरने लग गए, और विद इन 2 decades 20 साल के अंदर हमने 99% वल्चर खोल दिए। वल्चर जो थे आदमी के सबसे बहुत ही फ्रेंडली थे, दे नेवर यूज टू अटैक, दे यूज टू लिव इन कॉलोनीज, उनकी बहुत बड़ी संख्या होती थी, और अगर वहाँ वल्चर हैं तो हो ही नहीं सकता कि वो एरिया स्टिंग करे। आज आपके जो डंप साइट होते हैं सॉलिड वेस्ट के सिटी के बाहर या जहाँ पे भी होते हैं, वहां पे डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, आपके बहुत सारे माइक्रोब्स की बहुत पॉपुलेशन, बी की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, दूसरे टाइप की जो भी होती है मैगोट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, डॉग्स जो है वो फेरल होने लग गए, अटैक करने लग गए, ये डॉग्स बर्ड्स को अटैक करने लग गए। तो मतलब आपने इतना बड़ा जबकि आपके जो वल्चर्स होते थे, जो गिद्ध हुआ करते थे, इंडिया में 9 तरह के मिलते हैं जिसमें से 4 जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हैं, और ये जो गिद्ध हुआ करते थे ये बड़े से बड़ी बॉडी को इनफैक्ट विद इन 20 मिनट खत्म कर देते थे, और कोई बीमारी नहीं छोड़ते थे विद इन 20 मिनट्स। इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि खतरनाक से खतरनाक बैक्टीरिया वायरस सबको खत्म कर देते थे। लेकिन आज इन्होंने ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बिकॉज हमारे पास वल्चर्स बचे नहीं। ये मतलब स्कैवेंजर्स का काम करते थे, जो हिली इलाके हैं वहां डेड बॉडीज पड़ी रहती थी, दे वर द ओनली वन हु कैन डिके दैट। तो वी हैव लॉस्ट दीज मतलब नेचुरल क्लीनर्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट।
जस्ट बिकॉज वी वर इनसेंसिटिव कि अब हमारी दवाओं का क्या असर पड़ रहा है, बस जानवरों को ठीक करना है, दवा दिया, काम चल गया। हालांकि उसके रिप्लेसमेंट आ गए, लेकिन अभी अवेयरनेस नहीं है, तो अभी भी यही काम कहानी चल रही है इनकी। वल्चर्स का क्या होता है कि वल्चर्स एक तो फैमिली में रहते हैं। एक वल्चर कहीं पे डेड बॉडी होती थी तो पहले एक वल्चर आता था, वो चक्कर लगाता था, घूम घूम के देखता था कि हाँ है कि नहीं खाने के लिए। जब खाने के लिए उसे मिल जाएगा तो अपने साथी मित्रों को सबको बुलाया जाता था। ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस से लोग अपने मित्रों को बुलाते थे, फिर सारे के सारे नीचे एक साथ आते हैं। उसमें सबसे कमजोर होता है वो सबसे पहले खाता है। ऐसा भी नहीं है कि सब एक मतलब सब जो मजबूत होगा जो खाएगा। दे नेवर अटैक, और अगर ये आपके बैकयार्ड में होते थे तो नेवर यूज टू स्टिंग। और आज देखो आपके ये जो स्टिंकिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मतलब आपने एक ऐसा क्लीनिंग एजेंट, एक ऐसा नेचुरल स्कैवेंजर खो दिया है, और इसको आप बड़े बड़े जो मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं उनसे भी रिप्लेस नहीं कर सकते आप। कोई भी प्लांट इनके एक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता। वी आर ट्राइंग टू री इंट्रोड्यूस देम। हमने बल्चर की कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब उनको कहीं बंद करके ब्रीड करके उनकी संख्या बढ़ा के पूरी रिसर्च जारी है, मतलब बढ़ा लिया है। लेकिन कैप्टिव ब्रीडिंग के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो नेचुरल हैबिट्स हैं वो भी सिखानी है। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। लेट्स स्टार्ट अगेन, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थोड़ी देर के लिए। तो अब ये स्पैरो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्पैरो जो है आपकी ये चिड़िया जो है अब मतलब आपके शहरों से गायब हो गई है, क्योंकि इनके लिए तो जगह बची नहीं है शहरों में। ना घर है, ना घोंसले हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा साउंड्स है, और साउंड से इनको प्रॉब्लम होती थी, तो ये खत्म कर दिए गए। तो बेसिकली इवन आप देखोगे कि मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो 1958 में माओ जेडोंग ने, मतलब 1949 में ही चाइना में कम्युनिस्ट रूल आ गया था। तो माओ माओ जेडोंग जो उनका लीडर था, उन्होंने बोला कि भाई अब एग्रीकल्चर जब सरकारी संभालेगी तो लेट्स खत्म करो ये सारे पेस्ट जो है। उन्हें लगता था कि जो स्पैरो है बहुत ज्यादा ग्रेन्स को खा जाती है, तो उन्होंने स्पैरो की मासिव किलिंग स्टार्ट करा दी। तो लोग जो है ट्रैप लगाने लग गए, पॉइजन करने लग गए, ड्रम बीट बीट के इनको भगाने लग गए, जब तक ये थका के मर न गई। इनके घोंसले उन्होंने नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, एग्स को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो इनफैक्ट रिजल्ट वाज दैट कि विद इन अ ईयर दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अब लेकिन जल्दी ही चाइना को पता चला कि भाई ग्रेट लीप लेने के बजाय उन्होंने एक बैकवर्ड लीप ले लिया है। ठीक है, दे हैव टेकन अ बैकवर्ड लीप। तो ये इससे मासिव एनवायरमेंटल सेटबैक था, और इसकी वजह से इनफैक्ट चाइना सफर्ड इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन। ये नेचर के द्वारा लाया गया फेमाइन नहीं था, ये मैन मेड फेमाइन था। बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये जो आपके स्पैरो हैं कि केवल आपके ग्रेन्स ही नहीं खाते थे, ये उसके साथ जो क्रॉप को खाने वाले इंसेक्ट्स थे उनको भी खाते थे, वर्मिन्स को भी खाते थे, और उनकी एब्सेंस में उनकी संख्या बढ़ गई। लोकोस्ट जिनको हम बता रहे हैं आज, डेजर्ट लोकोस्ट जो इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में आ गए हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो दे एट एवरीथिंग, दे डिस्ट्रॉयड एकर्स ऑफ लैंड। एंड उसके बाद उसमें ह्यूज लॉस हुआ। इनफैक्ट इसका रिजल्ट ये हुआ, उसके बाद वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का मिसयूज भी किया उन्होंने। तो कुल मिला के जो एंड रिजल्ट जो था, ये कहते हैं कि 70 मिलियन लोग, 70 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो इतने ज्यादा लोग जो है आपके इससे अफेक्ट हुए थे। और मोर देन 30 मिलियन वुड हैव डाइड, 36 मिलियन डाइड, मर गए थे, ये ऐसा कहा गया है। ये सिचुएशन थी, कैनामिलिज्म शुरू हो गई, आदमी आदमी को खाने लग गया था।
दैट वाज दिस कैन हैपन व्हेन यू प्ले विद द नेचर, ठीक है। उसके बाद माओ की गवर्नमेंट ने फिर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट, जिनको मतलब बर्ड स्पेशलिस्ट बोला जाता है, उसको हायर किया। उसने बताया कि भैया ऐसा नहीं है। तो इनफैक्ट फिर ये क्या किए, रसिया से स्पैरो इन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग स्पैरोज फ्रॉम सोवियत यूनियन टू सेव देमसेल्फ। So this is what can happen, and here also in India we have almost lost the sparrow. अभी आपने देखा होगा कि अप्रैल में स्पैरो को बहुत सारे स्टेट्स बनाते हैं, किसी स्टेट ने अपना स्टेट बर्ड का टाइटल दे दिया स्पैरो को। और उसी तरीके से एक ये बर्ड है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ये एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट जो है आपकी केव्स के अंदर मिलती है और अपने यहाँ अंडमान में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, अंडमान में मिलती है, ठीक है। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट का केस ये है कि ये जो नेस्ट बनाया है इसने, यहाँ पे ये अंडे देती है, ये अंडा दिख रहा होगा आपको छोटा सा सफेद सफेद, ये बर्ड है। तो ये जो अंडा देती, ये जो नेस्ट है ये एडिबल है इसका, ये जो बनाती है अपने लार्वा से जो बनाती है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। मार्केट में इसकी डिमांड है 1 kg मोर देन $1000 का आता है, ठीक है। तो 1 kg जो है आपका, मतलब ये समझ लो $1000 से ऊपर है, 70,000 से ऊपर, 75,000 80,000 इतनी कॉस्ट में आ रहा है। तो दैट्स अ बिग कॉस्ट। तो लोगों ने कर दिया। तो जब से पहले बना नहीं पाती तो उससे पहले तोड़ के ले आते थे। अब भाई वो अपने एग्स को ही हैच नहीं कर पाएगी, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो देन व्हाट विल हैपन, दे स्टार्टेड मतलब गोइंग, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई, ठीक है। तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक एक्शन और इनकी दोबारा से रिस्टोर किया गया। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अंडमान निकोबार में इनकी सेलिंग को कंट्रोल करता है, इसकी साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर, ऐसी सारी कंट्रीज में बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है एडिबल नेस्ट। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट के जो रॉक्स की केव्स के ऊपर ये जो घोंसले बनाते थे, इनको तोड़ने के लिए लोग बहुत जाते थे। तो इसकी काफी डिमांड आती है इन सारी कंट्रीज, ये जो है आपके चाइना, हांगकांग, ताइवान से। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बर्ड का कॉस्टली सूप बनता है इससे इनफैक्ट। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट के साथ ये बड़ी दुर्घटना हुई। तो आदमी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए दे आर प्लेइंग विद द वाइल्ड लाइफ एंड दिस इज हाउ, मतलब देयर आर मेनी रीजंस। वाइल्ड लाइफ ट्रेड इतना ज्यादा है, वी आर लूजिंग मेनी ऑफ द आवर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन प्लानेट की ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम एकमात्र मेहमान नहीं है इस प्लानेट पे, और आप मेहमान ही हो, क्योंकि सब कुछ तो आप ले रहे हो नेचर से। आप क्या दे रहे हो नेचर को? नथिंग। यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग इट, यू आर एक्टिंग लाइक ए स्कैवेंजर, जस्ट खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। यू आर नॉट इवन गिविंग एनीथिंग बैक, व्हिच इज नॉट द बेसिक ह्यूमन नेचर। So we have forgotten the basic principles. We are moreover there is a life beyond humans also. तो ये आज का दिन ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ही होता है कि you must understand your place in the natural order, your place in the nature. You are not master of nature, you are just a part of it. Just start living and start believing that. Don't live in your false egos that you can do anything whatever you want. So अभी ये कहा जाता है कि अर्थ बहुत ही स्पीड से अपनी स्पीसीज को लूज करती जा रही है, इसलिए आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ते हो। तो हॉटस्पॉट क्या है? दे आर द प्लेसेस वेयर देयर वाज ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, they were rich in biodiversity, but they are losing it like anything. They have lost 70% of it. 70% of primary vegetation चली गई, तो फिर 70% of your home is gone. Then how will you survive? The hot spots are indicative that biodiversity we are losing at a very great rate. And these hot spots are also the area where biodiversity, दो वो species वही मिलती हैं, endemic है mostly. And those endemic species we are losing at a great rate. तो मतलब once they are lost forever. You can't claim them back. हर species का एक इतना बड़ा function होता है, और nature में every species is having some function. So you are losing many functions of nature. And once these functions become below to a certain level, कोई भी ecosystem survive नहीं कर सकता. It will collapse like anything. And so we are seeing a massive mass extinction. Word is said that कि हमने अभी तक 5 तो झेले हैं, और तब ह्यूमन से नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री का ये पहला होगा और आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद रिवाइव करना मुश्किल होगा। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6th मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। स्पीसीज इतने फास्ट रेट से कभी नहीं हुई है। और इनफैक्ट जब तुम बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन के बारे में पढ़ोगे तो आई विल टेल कि भाई ये ने बायोडाइवर्सिटी और उन सब इकोसिस्टम के बारे में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूपीपीसीएस में तो सवाल भी आते हैं कि मतलब ये टर्म्स किसने किया, तो ईओ विल्सन का नाम आपको कई बार बताया। इस बंदे ने भी कहा है कि like we are having the grave impact of the human around the world is likely, ठीक है। अभी जो ह्यूमन एक्शंस का जो इम्पैक्ट है ऑन द बायोडाइवर्सिटी इज वेरी ग्रेट। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जैव विविधता को जितना खतरा ह्यूमन से उससे किसी से नहीं है। अराउंड 1 million एनिमल एंड प्लांट आर नाउ
थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख प्लांट्स एंड हम ये कहते हैं दे आर within year or within decades they might go extinct, and if it happens it will be a most tragic event in the human history, not for the human के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा थ्रेट है। दिस इज अ थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस, नॉट फॉर नेचर। नेचर विल रिवाइव, नॉट ह्यूमन, सम अदर वाइल्ड लाइफ विल सर्वाइव। जो ह्यूमंस, जो अर्थ की इतनी लंबी हिस्ट्री है, अर्थ इज देयर फ्रॉम लास्ट 4600 ईयर, 4600 मिलियन ईयर से, नॉट ईयर, मिलियन ईयर से अर्थ यहाँ पे है, और 3800 मिलियन ईयर से अर्थ पे लाइफ है, चाहे वो स्टार्टिंग में आर्काइक लाइफ थी, और उसी के इन प्रोसेस ह्यूमंस का ग्रोथ हुआ है। नाउ इस पे किसी समय में डायनासोर्स भी थे, जब मीसोजोइक एरा की बात करते हैं, तो मैं जियोलॉजिकल टाइम इसके बताया, तो डायनासोर्स भी थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो ह्यूमंस आर नॉट दैट इवन पावरफुल। यू हैव अ ब्रेन, डेफिनेटली you have a brain, but use that to live with nature, to protect and improve the nature, not to destroy the very nature in which your survival depends. And you can never be more powerful than nature. See how we are fighting with corona, and we don't have any idea. And when you come up with a vaccine for corona, there might be another virus. So life will go on earth, but human will remain there or not will depend upon how we respond today. हम किस तरीके से respond करते हैं आज, उस पर depend करेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इन साइंटिस्ट का यही कहना है कि जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो हमारी विविध जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशंस हैं, लोकल वैरायटी हैं, बहुत सारी ब्रीड्स जो डोमेस्टिकेट हैं, प्लांट और एनिमल्स की हैं, वो बहुत ही फास्ट रेट से श्रिंक करती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, डिटेरियोरेट होती जा रही हैं और खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी इंटरकनेक्टेड वेव लाइफ होती है अर्थ पे। देयर इज अ इंटरकनेक्टेड वेव ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एंड this is getting smaller, and this is getting fragile, this is getting very weak. So our existence is very much threatened, and this is high time that we should awaken ourselves and start thinking about nature. ठीक है, अब लॉस जो है, ये जो सारा हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का है। अच्छा, जैसे कि आपको ये दिखा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये जो एरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दीज आर द एरिया जहां बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होती थी और सबसे ज्यादा थ्रेट है। तो बेसिकली बात यहाँ पे आती है कि क्या टेक्नोलॉजी से आप सिविलाइजेशन को रन कर सकते हैं, क्या वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए, सारी चली जाए, स्टिल ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स से हम जो है मेटा ह्यूमंस बना के आपको मार्स पे भेज देंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे? क्या आप नेचर से फाइट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। So technology is a good thing, it's a good thing, but don't forget the nature. ठीक है, biodiversity is a big deal, you can't let it happen. तो बायोडाइवर्सिटी आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मैं कुछ 4-5 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा कि जैव विविधता से आपको क्या मिलता है। तो आज अगर जैसे आप क्या खाना खाते हैं, बहुत सारे खाने में मोस्टली ग्रेन्स आते हैं, तो आपके 75% ग्रेन जो आते हैं मात्र प्लांट जो खेती करता है ना इंसान पूरे विश्व में, नॉट इंडिया में, मात्र 12 प्लांट स्पीसीज हैं उसकी खेती करता है। तो आप एग्रीकल्चर में भी कितनी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं? जो मेजॉरिटी फूड स्टॉक है हमारा, फूड सप्लाई स्पेशली ग्रेन्स की जो आती है वो 12 स्पीसीज से आती है, और 90% ग्लोबल जो सप्लाई आती है आपकी, जो ग्लोबल लाइव स्टॉक की जो आती है, जो आपके एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, वो 15 स्पीसीज से आते हैं। तो 15 और 12 मिला के 27 स्पीसीज हो गए, केवल यहाँ से आप लाते हो। लेकिन ये 27 स्पीसीज जो है वो आपके ऐसा नहीं है आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, इनके पीछे दे सर्वाइव बेस्ड ऑन thousands of other species, if they go they will also go. दूसरी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, वो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ होती है, वो डायरेक्टली आप ना तो वो ग्रेन्स है आपके और ना आपका फूड का हिस्सा है। जैसे कि आपके बैट्स हो गए, बीज हो गए, मक्खियां हो गई, बर्ड्स हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लेडी बग्स हो गए, मोल्स हो गए, नीमेटोड्स हो गए, ठीक है, स्पाइडर्स हो गए, टोड्स हो गए, वास्प हो गए, ये सारे जो होते हैं, देयर आर सो मेनी काउंटलेस अदर्स। इनफैक्ट ये जैसे कि आप बताओगे, मतलब यूरोप के अंदर 80% जो आपके वो होते हैं क्रॉप्स जो होते हैं, जो ग्रो करते हैं, दे डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। उसी तरीके से आपका जो बीज की वजह से बहुत सारा जो कहते हैं कि 15 बिलियन पर ईयर पे विद इन यूएस के अंदर क्रॉप का रेवेन्यू बढ़ता है। बैट्स जो हैं दे आर वेरी क्रूशियल फॉर ईटिंग दैट कॉर्न ईटिंग वॉर्म ईयर वॉर्म लार्वे,
तो आपके जो कॉर्न के सबसे बड़े पेस्ट जो होते हैं उनको ईट करते हैं, आपका पॉलिनेशन ही नहीं करते, आपके पेस्ट को ही अटैक नहीं करते, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाते। ये अगर ये नहीं रहेंगे यू विल नॉट हैव दैट प्रोडक्टिविटी एट ऑल। मतलब क्रॉप्स भी आपके हो सकता है कि उनमें कभी वही ना हो, क्रॉप्स ही फेल कर जाए सारे के सारे, एंड दिस इज अ वेरी रियलिटी। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात हो रही है कि हाँ ये रियलिटी नहीं है, ये ऐसा हो रहा है और इनकी पॉपुलेशन का बचना बहुत जरूरी है। तो वाइल्ड लाइफ ऐसा ही नहीं है कि आप केवल प्रोटेक्शन एंड पॉलिनेशन के काम आती है, उसके अलावा जैसे कि फिश पॉपुलेशन है, आप बहुत सारे मतलब प्रोटीन, मिलियंस ऑफ लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उस पर डिपेंड करती है। और फिश जो है आपकी डिपेंड करती है आपके कोरल्स पे, कोरल्स खत्म हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे तो आपकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो ये आपको डाइवर्सिटी ऑफ फूड की डाइवर्सिटी देते हैं, आपको बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपकी मान ली कोई क्रॉप में कोई बीमारी फैली, वो खत्म हो गई, तो उनके वाइल्ड रिलेटिव अभी भी हैं फॉरेस्ट के अंदर। ये वाइल्ड रिलेटिव तक जब तक हैं तब तक डिफरेंट जेनेटिक स्टॉक है, यू कैन सेव देम। जिस दिन वाइल्ड रिलेटिव खत्म हो गए, जब आपने फॉरेस्ट काट दिया तो वाइल्ड रिलेटिव खत्म हो गई, जब इनमें बीमारी आएगी आपके पास उनका सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो आपकी फूड को मोर देन मेनी वेज, नॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स, उसकी सिक्योरिटी, हर चीज की जिम्मेदारी जो है, जो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। विदाउट फूड यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ विदाउट फूड, एंड विदाउट फूड यू कांट इमेजिन विदाउट बायोडाइवर्सिटी। दूसरा आता है हेल्थ। तो भाई जब इतनी सारी डाइवर्स फूड होंगे आपके, तो दे विल इंश्योर दैट यू हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेनी ऑफ द डिजीजेस। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, जैसे कि अस्थमा का ड्रग जो है इट कम्स फ्रॉम अ ट्री। 70% जो है कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाले ट्रीज के अंदर से मिलते हैं वो। उसके अलावा उसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए रेड सिडार से जो है आपको केमिकल्स मिलते हैं। तो इसलिए जब भी कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, यू विल नेवर नीड नो दैट के हो सकता है कि उस स्पीसीज में कोई वैक्सीन या ड्रग हो सकता था किसी बीमारी के अगेंस्ट। यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू मोर एंड मोर थ्रेट्स। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी भी ये बोलती है कि ऑल इकोसिस्टम्स आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ मेडिसिनल रिसोर्सेज। तो ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, फ्यूचर हेल्थ के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। बायोडाइवर्सिटी कोई मजाक नहीं है, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट। बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपको बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विस भी मिलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो आपको, जैसे फूड और मेडिसिन के बारे में तो बता दिया, उसके अलावा जैसे कि क्लीन एयर। अब आपके फॉरेस्ट जो होते हैं, ओल्ड फॉरेस्ट जो है से लेकर ओशियन में मिलने वाले जो हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिपेंड करता है कि आपका इकोसिस्टम कितना डाइवर्स है। और प्लांट आपके बहुत सारे पोल्यूटेंट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। हम कई बार जो सिटी पॉल्यूशन को कम करने की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मेनी प्लांट्स व्हिच एब्जॉर्ब द पॉल्यूशन इन फैक्ट। एंड उसके अलावा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है, वी कॉल इट एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट, दे सिक्वेस्टर इट, दे एब्जॉर्ब इट प्लांट। उसके अलावा आपको क्लीन वाटर की सप्लाई प्लांट के बिना इम्पॉसिबल है। ये सॉइल को हेल्प करेंगे टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, दे फ्लड को रिड्यूस करेंगे, आपके इरोजन को कम करेंगे, ये जितने भी कंटामिनेंट होंगे उनको फिल्टर करेंगे, आपके एक्विफर्स जो ग्राउंड वाटर के होते हैं उनको भरते हैं, आपके जो वेटलैंड्स होते हैं दे एक्ट एज अ स्टोरेज, वो जितने भी हैजार्डस केमिकल्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रख लेते हैं और सेव करते हैं, दे प्रोवाइड गुड वाटर। ठीक है, उसके अलावा ये हेल्थी सॉइल इंश्योर करते हैं। बहुत सारे माइक्रो इंजीनियर्स होते हैं सॉइल के अंदर, बहुत सारे माइक्रो इंजीनियर्स होते हैं, दे आर मेकिंग योर सॉइल व्हाट इट इज। वहां पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो प्लांट्स के लिए इंश्योर की जाती है, ये इन्हीं ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है। ये ना हो तो आपके प्लांट्स की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो। आपको खाना न्यूट्रिशन देना बंद करें तो आपने देखा मालनरिश कैसे हालत में हो जाएंगे। वुड यू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द सोसाइटी? उसी तरीके से प्लांट्स का हाल होगा, they won't be strong enough to resist any pest attack and they will die like anything. You will lose slowly everything on the earth, then the life support system falls. These are the pillars of life support systems. अगर ये पिलर ही वीक हो गए या कमजोर हो गए, फॉल हो गए, then this building is going to collapse, जिसे तुम ह्यूमन बोलते हो, जिस जो अर्थ के ऊपर बना कर रखा है। उसी तरीके से there are so many raw materials you get from the biodiversity like wood, biofuel, ठीक है। then ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी, अब क्या है कि जब बायोडाइवर्सिटी एक लिमिट के नीचे पहुंच जाती है, व्हेन बायोडाइवर्सिटी फॉल्स बिलो अ लिमिट, तो जो उसकी जो सर्विसेज हैं इकोसिस्टम, ये सर्विसेज हमेशा नहीं मिलती रहेंगी, दे विल आल्सो रिड्यूस एंड बियॉन्ड अ लेवल ये जो है सर्विस ही नहीं दे पाएंगे।
इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो हम आज इकोनॉमिक रिसेशंस की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन इकोलॉजिकल रिसेशंस आ गए हम उसके लिए तैयार नहीं। इकोनॉमिक रिसेशन से आप फाइट कर सकते हैं, 10 साल पीछे चले जाएंगे, 20 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन इकोलॉजिकल रिसेशन कैन परमानेंटली वाइप आउट दैट पॉपुलेशन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो देयर इज अ रीजन कि हम बहुत सीरियस हों इसके प्रति। देन देयर इज अ रेजिलियंस, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा रेजिलियंस, कोई भी परेशानी आ जाए, मान लीजिए कहीं पे 10 10 20 21 वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स होती थी या घड़ियाल होती थी, एक कोई मर गया किसी और एक बीमारी की वजह से या फ्लड की वजह से, बाकी तो बच गए, दे विल अगेन रिस्टोर। तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा फंक्शंस होंगे, उतनी ज्यादा रेजिलियंस होगी इकोसिस्टम की, वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई, इट विल कोलैप्स लाइक एनीथिंग। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक तरीके से नेचुरल इंश्योरेंस है आपकी। ये इंश्योरेंस है अगेंस्ट एनी थ्रेट चाहे कैसा भी हो। अगर ये है तो आप इंश्योर्ड हो, अदरवाइज ह्यूमन लाइफ इज नॉट इवन इंश्योर्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। एंड उसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू, इसके बारे में मैं बात करूंगा, 2-4 चिड़ियों के फोटो दिखाता हूँ आपको, एंड यू सी कि क्या आपको लगता नहीं कि एस्थेटिक वैल्यू, डोंट यू थिंक दैट यू आर लकी टू बी, जब भी कई बार नेचर में जाते हो यू फील लाइक यू आर लकी टू बी अराउंड, या आपके आसपास इतना सुंदर वातावरण है, इतने सुंदर पक्षियां हैं, इतनी सुंदर वाइल्ड लाइफ है, इतना सुंदर नेचर है। अगर ये ना हो तो देन व्हाट विल हैपन टू यू, ठीक है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। ये कहा जाता है कि अगर एस्थेटिक लुक्स में भी कि द मोस्ट बेसिक ब्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द ब्यूटी इटसेल्फ। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर ऑफर्स मेनी पर्क्स टू द पीपल लाइक क्रिएटिविटी, बेटर मेमोरी, फास्टर हीलिंग, और ये उसकी वजह से रिड्यूस प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स आपके बॉडी में जो कम हो जाते हैं। हालांकि ये साइंस हो गया हल्का सा, उसे आप भूल जाएं, लेकिन आप नेचर में जब जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू फील लाइक दैट कि सारा स्ट्रेस चला गया, एंड दिस इज नेचुरल, दिस इज साइंटिफिक। जैसे कि आप इसको देखो, कौन सी चिड़िया है, किसी को नहीं पता होगा, ज्यादातर लोगों को नहीं जानते होंगे, ये हुडहुड है। हुडहुड अगर कभी कुछ समय से तो तैयारी कर रहे होंगे तो साइक्लोन का नाम सुना होगा, क्योंकि इंडिया ने जो साइक्लोन के नाम सबमिट किए वो ज्यादा चिड़ियों के नाम पे रखे हैं। बुलबुल भी रखा है, हुडहुड भी रखा है। ये हुडहुड है, या हुप्पो भी बोलते हैं, ऐसे बहुत कॉमन होती थी, अभी दिखना बंद हो गई होगी आप लोगों को। एंड उसी तरीके से इस चिड़िया को, इसको देखो, ये क्या है, ये निकोबारी पिजन है, आपके अंडमान निकोबार में मिलता है कोई निकोबारी पिजन, ठीक है। देयर इज सच अ ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ। जब वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए वी कैन टॉक अबाउट मेनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। आपसे कभी कभी क्वेश्चन एक दो छोटा मोटा पूछ लिया जाता है, उसमें भी लोग डरने लगते हैं, और नहीं तो बैठ जाएंगे राइट, मतलब पूरा का पूरा रट्टा मारने के लिए कि कौन सा थ्रेटन स्पीसीज, बस नाम याद कर लो। ऐसे रैंडम सवाल यूपीएससी जनरली पूछता नहीं है। तो ये निकोबारी पिजन है। दिस इज लाइक जो आपकी हमिंग बर्ड्स होती हैं, इनके जो फ्लैप्स हैं, इतनी 1 सेकंड के अंदर जो है 70 बार ये फ्लैप को घुमा लेती है। तो कैन यू इमेजिन कितना फास्ट होगा, आप देख भी नहीं पाएंगे। और हमिंग बर्ड सबसे छोटी वाली बर्ड्स होती हैं। ये इंडियन रोलर है, बहुत कॉमनली इंडिया में दिख जाएगी, सेंट्रल इंडिया में दिख जाएगी। मैंने तो बहुत बार देखा, जितनी सारी बर्ड्स मैंने दिखाई हैं, आई हैव सीन ऑल ऑफ देम। तो ये आपकी इंडियन रोलर है, सच अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो दे आर सो ब्यूटीफुल। ये आपने देखा होगा, इसकी जो चोंच है उसके ऊपर एक और सींग सा लग रहा है आपको, तो जिसकी जो बिल है, अंग्रेजी में उसे बिल बोलते हैं, उसके ऊपर हॉर्न है, तो इसको बोलते हैं हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। ये जो है वैसे पूरे लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जब ये अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तब ये नॉनवेज खाना खिलाते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे जो है फीमेल बैठी होगी, तो फीमेल जो है अंदर चली जाएगी, मेल का काम होगा खाना खिलाना लाना। तो अपने माउथ में बहुत सारे ये जो है, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जंगल के अंदर जिनको फाइकस स्पीसीज बोला जाता है। इन पे साल में 12 में से 8 महीने जो है फल लगते हैं। ऐसे पेड़ों का जंगल में होना बहुत जरूरी है। जंगल के अंदर पुराने पेड़ों का होना भी जरूरी है, जिनके अंदर ये आसानी से घर बना सकें। लेकिन हम तो उन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं, नेचर को तो उतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करते लोग। तो अगर वो पेड़ खत्म हो जाएंगे तो बर्ड्स आपके कहाँ से आएंगे, या फिर ये डेड ट्रीज को हम हटा देंगे तो बर्ड्स कहाँ से आएंगे। तो ये जो है फीड करेगा, इनफैक्ट उसी टाइम पे ये जो है फीड करते हैं। कई बार मेल के लिए इतना ज्यादा दूर दूर जाना पड़ जाता है, आसपास नहीं होते, तो इनफैक्ट दे डाई व्हाइल फीडिंग। लेकिन जब तक ड्यूटी मेल की होती, जाएगा बाहर, जो है फूड लेके आएगा, और अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में अपने बच्चों को जब खिलाते हैं तब ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन होते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव अ ब्यूटीफुल मतलब स्टोरीज। टाइम मिला तो कभी से, ये जैसे हिमालयन मोनल है आपके, हिमाचल में देखा होगा कॉमनली, अगर आप टूरिज्म पे जाते होंगे तो आपको आसानी दिख जाएगा। उसी तरीके से ये भी आपने देखे होंगे फ्लेमिंगोज, ठीक है। सो नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर इज स्ट्रेस रिलीविंग, नेचर इज एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि
एस्थेटिक वैल्यूज दिखाने के लिए मैं 2-4 स्पीसीज ले ली आपसे, एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ डैमेज टू इट. दिस इज टाइम दैट वी रिस्टोर बैक नेचर टू इट्स we restore nature to its अच्छा, अभी और पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? मुझे लगता है कि आई इट्स एनफ फॉर द डे. नहीं, बिकॉज फिर ज्यादा हो जाएगा. नहीं, स्पैरो सबके बहुतों के यहाँ आती हैं. ड्यू टू द फेमाइन दे स्टार्टेड ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स व्हिच रिजल्टेड इन वेट मार्केट रेस्पॉन्सिबल. जरूरी नहीं है फेमाइन की वजह से उन्होंने वेट मार्केट, ये कल्चर बहुत पुरानी है. तो I can discuss a few other things also if you are willing, like about water crisis से कैसे गुजरना. तो like आज environment की जब बात करते हैं, we talk about global warming, we talk about water crisis, we talk about pollution, we talk about species extinction, biodiversity loss, we talk about air pollution, we talk about loss of soils. ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जब environment is not just air, environment is not just water, environment is not just land, environment is not just forest, environment is not just biodiversity, environment is not just global warming, environment is not just ozone layer depletion. So there are so many things. Like ये पिक्चर है आपकी गुजरात की. India is going towards this severe crisis of water scarcity. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में like 2025 के ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा तो how will you manage? सरफेस वाटर कितना है, कितने पॉन्ड्स बना रहे हैं हम, कितनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? नहीं, ये पहले कल्चर हुआ करता था. अभी फॉरगॉट. पहले कुओं से पानी निकालते थे, बहुत मेहनत लगती थी. फिर पंप आ गए, ट्यूबवेल, बटन चला के छोड़ दिया, भूल गए. फिर उसके बाद भी मतलब जो हैंड पंप आए तो हैंड पंप में भी मेहनत लगती थी थोड़ी बहुत. लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन जो पंप आए, बटन दबाए, भूल गए. अब उसके बाद तो घर घर में जो पंप लगने लग गए, तो बटन चला देता है, गाड़ी भी उसी से धुल रही है, साइकिल भी उसी से धुल रही है, भैंस भी उसी से नहा रही है, रोड भी उसी से साफ हो रहा है, पानी चले जाता है. So there are places जहाँ पे 100 फीट पानी चला गया है. नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी पिछले साल, वो कहती थी कि इंडिया के 20 सिटीज जो है 2020 में ही ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा उनका. उनमें बेंगलोर भी था, दिल्ली भी था. तो अब ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा तो जियो. अब इंडिया के अंदर 90% राइस एंड व्हीट का जो कल्टीवेशन होता है वो ग्राउंड वाटर से होता है. इमेजिन द सिचुएशन ऑफ ए कंट्री जहाँ पे पंजाब, हरियाणा और आपका जो है राजस्थान, पंजाब हरियाणा तो आपके बेल्ट है, राजस्थान यहाँ पे ग्राउंड वाटर ही खत्म हो जाए. What you will do? और वो इतना नीचे चला जाएगा कि नीचे के एक्विफर्स में जो है कंटामिनेटेड रॉक्स होते हैं, हेवियर मेटल के रॉक्स होते हैं. एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा जो है कंटामिनेटेड वाटर होगा, कंटामिनेटेड फूड्स होंगे. तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर. और वाटर कंजर्वेशन में बहुत ही कम एफर्ट्स लग रहे हैं. दिस इज हाई टाइम. मैं तो ये कहूंगा आप सब लोग भी जो है कम से कम कुछ नहीं तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग, घर के लेवल पे जो वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, यू शुड स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है, मतलब इसकी खत्म कर दूंगा मच ऑफ योर टाइम. ठीक है. देन एयर पोल्यूशन की बात करें तो 7 मिलियन का मतलब 70 लाख डेथ होती है साइलेंटली. स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, कैंसर, लंग कैंसर जो है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अस्थमा, ये सारी बीमारियां इसके लिए. अगर आप दिल्ली जैसे सिटीज को देखोगे, वहां के 50% चिल्ड्रंस के जो लंग हैं, जो लंग्स, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड. सो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स जहाँ पे वी हैव फिल्ड दिस एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं विद सो मच कंटामिनेशन. And every day we are coming out with new contaminant. And मतलब इंडस्ट्री चले जा रही है, nobody care about, उन्हें तो बचाना है. And I mean government have not been so vocal about these issues, क्योंकि लोगों को, जनरल लोग अवेयर नहीं थे. जिस दिन जनता अवेयर हो जाएगी, उस दिन गवर्नमेंट अवेयर हो जाएगी. बिकॉज गवर्नमेंट ऐसी होती है जैसे लोग होते हैं. It's not that everyone is to be blamed. All of us we are to be blamed if this is happening. तो अब उसमें क्या है, चिल्ड्रंस कभी भी जो है आप बात करते रहो कि जो है आपको क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर आपकी डेमोग्राफी हेल्दी नहीं होगी तो यू आर फिट फॉर नथिंग. देन द फीमेल हु आर वर्किंग इनसाइड द होम, दे सफर फ्रॉम इंडोर पॉल्यूशन. देन आउटडोर वर्कर्स जो आपके ट्रैफिक्स में खड़े हैं, ओल्ड एज वाले हैं, वो उनके लिए इतनी सारी समस्याएं करने जा रहे हैं. एंड व्हाट वी आर गेनिंग आउट ऑफ इट, नथिंग. In fact, if you start comparing the cost of pollution, it's huge. But it's just that कि ये एक दिन में नहीं आती, एक दिन में नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है. तो एशिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी सब आपको इंडिया में मिल जाएंगी. और उसमें आपके ओजोन के पोल्यूटेंट्स मिल जाएंगे, आपको PM 2.5 के पोल्यूटेंट मिल जाएंगे, PM 10 के पोल्यूटेंट, लेड है,
और PM2.5 PM1 जो है डायरेक्टली आपके लंग्स में जाके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो दिल्ली में अगर आप बिता के आइए 4 साल 5 साल 10 साल, आप जैसे ही उम्र 50 की क्रॉस करेंगे आपकी बॉडी आपको बताएगी कि हाँ आप दिल्ली में रहे थे या आप किसी शहर में रहे थे। ये पॉल्यूशन आप दिल्ली तक तो रहे सीमित नहीं है। कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ग्वालियर, दिल्ली, रायपुर, लुधियाना, ये कुछ सिटीज हैं इंडिया के, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20-25 सिटीज हैं। तो आप अगर उनमें रहते हैं जहाँ मोस्टली लोग रह रहे हैं, आई एम श्योर, और गांव में तो अभी भी डिजिटल डिवाइड है, मुझे नहीं लगता कि ये क्लास वहां तक पहुंच रही होंगी। तो यू विल नो कि हाँ आपने इन शहरों में जिंदगी बिताई है एंड यू आर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आग जला रहा है जलाने देते हैं, कोई धूल उड़ा रहा है उड़ाने देते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिना उसके करने देते हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ दैट इट इज हार्मिंग आवर हेल्थ इटसेल्फ। मुझे प्लास्टिक पे भी बोलना था, बट देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। सॉल्यूशन इज दिस आल्सो एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन, बट आई एम स्किपिंग इसको। हम अपने जब टॉपिक की डेडिकेटेड स्टडी करेंगे वी विल स्टडी इट इन डिटेल। तो प्लास्टिक आज ओशियंस के अंदर सबसे बड़ी समस्या हो गया है। इनफैक्ट जितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनसे 50 गुने आपके प्लास्टिक के माइक्रो माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं आप ओशियन के अंदर, एंड दे आर द बिगेस्ट थ्रेट टू द ओशियनिक स्पीसीज। तो प्लास्टिक को तो आप तो एक बार यूज करते हो कन्वीनियंस के लिए, चलो चलेगा कोई बात नहीं, एंड देन यू थ्रो इट वेयर इट गोज। तो यू यूज इट for once, but you torture these animals for life. And plastic is not a necessity, you can easily avoid it. You have just made it a habit कि it's convenient. अदरवाइज भाई थैला लेके चले जाओ, जूट का थैला लेके जाओ बाहर से खरीदने के लिए, उससे पहले भी तो प्लास्टिक से पहले जिंदगी चल रही थी। नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट। इन फैक्ट इट्स नॉट बिकॉज दैट कि आपको कन्वीनियंट लगता है, मोबाइल जेब में रख के चल सकते हैं, उतने साइज का एक थैला देख के नहीं चल सकते। सो दिस विल डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉमन मैन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है ओशियंस के अंदर कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। नाउ 86% ऑफ द टर्टल्स, 50% of the oceanic birds, and 43% of oceanic mammals are endangered because you have put plastics in the oceans. And compared to the planktons, this microplastic and plastics are about 46% times, 46 times. It's unimaginable level of plastic is there in ocean, and it is creating havoc not only in the land, not only in your water bodies, it is creating havoc in the ocean. सो वॉट एवर प्लास्टिक यू आई, अब भाई ठीक है आपको लगता है कि आपने फेंक दिया चला गया, बारिश आई लेके चली गई, ऐसा कहीं ये गायब नहीं होते, दे रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो डिटेल में बात कर लेंगे। दे कॉज ऑल्सो वेरी कार्सिनोजेनिक, जो होते हैं कैंसर कॉजिंग जो केमिकल्स हैं वो आपके वातावरण में जाते हैं, दे आर इम्पैक्टिंग योर लाइफ लाइक एनीथिंग, और आप आसानी से जी रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ता है। तो देयर इज अ like when you throw anything away, there is nothing, there is a no place like and nothing, matlab away, they go somewhere. So what is the option? You should rethink whether you should use it or not. Reduce to the extent possible, try to reuse the things for the longer time so that कि आप demand को कम कर पाओ। try to reduce their use to the extent possible, recycle करो, reuse करो, और जितना हो सके उनको ब्रेक कर दो। ऐसे अगर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो आज जो लोग लगा सकते हैं सारे लोग पेड़ों के साथ ही अपनी फोटो डाल रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फॉर 2-3 मिनट्स अबाउट ट्रीज आल्सो। तो एक जो पेड़ होता है वो 4 लोगों के लाइक ऑक्सीजन दे सकता है। तो वो पूछ रहा है आपसे एम आई वर्थ सेविंग। तो इस ट्री बहुत फास्ट डिसअपियर होते जा रहे हैं। यू कैन सी दैट कि अगर ट्री है तो यहाँ पे मीटिंग हो पा रही है, अगर ये ट्री नहीं होता यहाँ पे मीटिंग भी नहीं हो पाती, ठीक है। You can see that how trees are important for not only for you but for the wildlife also, for everything, for the soil, for, so definitely they are the ones which are spreading oxygen, जहाँ से ऑक्सीजन की सोर्स है। तो सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ पेड़ तो नर्चर करें, कुछ पेड़ तो लगाएं। तो यू विल अपनी लाइफ में कुछ पेड़ तो लगाओ कम से कम। सॉरी। सो तो अब ये जैसे कि एक अपनी लाइफ स्पैन के अंदर आप अबाउट 18 ट्रीज, मतलब ट्री टू ट्री डिफर करेगा कौन कितनी ऑक्सीजन देता है एक हाइट पे। और ट्री भी होते हैं, कुछ की उम्र कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कम होती है। ऑन एन एवरेज आपके ऊपर कर्ज है नेचर का कि आपने 18 पेड़ों की ऑक्सीजन ली है, तो इतने पेड़ तो जिंदगी में लगा के जाओ कम से कम। मेरी ये आपसे विनती है कि कम से कम इतना तो करना है आपको। दिस इज योर बेसिक ड्यूटी। कम से कम 50 या 100 पेड़ अपने हाथों से लगाओ, उनको नर्चर करो।
ट्री नर्चर करना इज आल्सो लाइक नर्चरिंग अ बेबी। हम नर्सरीज में जो है, नर्सरीज जो बनाते हैं, दे आर लाइक आईसीयूज फॉर देम, देन यू प्लांट देम इनटू द वाइल्ड, देन यू लेफ्ट देम टू द एनवायरनमेंट कि हाँ भाई ठीक है अब देखो सर्वाइव करें, बट दे नीड इन द, जैसे बच्चों को इनिशियल केयरिंग की जरूरत होती है, उसी तरीके से ट्रीज को भी जरूरत होती है, इट्स लाइक दैट। तो अपनी जिंदगी में वो एहसास कीजिए कि आपने एक लाइफ को भी नर्चर किया है, और अपना कर्ज तो उतार के जाइए, कम से कम ये छोड़ के मत जाइए आने वाली पीढ़ियों के ऊपर कि वो आपके मतलब आप उनके हिस्से का खा के चले गए, और वो लोग जो है आपको हमेशा ये दोष देते रहे कि हमारे पूर्वज जो है हमारा सब कुछ खा के चले गए, हमें क्या देंगे। तो कम से कम अपना कर्जा तो उतार के जाइए, तो कम से कम 50 लगा के जाइए। और देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। रिसाइकल करो, आप अपने एनर्जी एफिशिएंट, कम से कम एनर्जी का वेस्टेज करो, जितना वाटर का वेस्टेज कम हो सकता है वो करो। You go to the forest area, connect with the nature, try to know the environment around you, try to connect with the environment, go to the natural areas, and बाकी पार्क्स या ये जूस होते हैं, they are not for entertainment only, they are also to, they also open a thought in your mind that nature में और भी ऐसी चीजें हैं, so try to know them, to rethink about the choices you make, the way you use the resources, refuse many things like plastic and all, they can all be avoided। कुछ ज्यादा नहीं होगा, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए महंगा ही तो आएगा ग्लास का या स्टील का, जरूरी नहीं है ना प्लास्टिक ही यूज करो, वाई टू यूज प्लास्टिक कप्स एंड ऑल। तो आपके ऊपर है, यू कैन रिफ्यूज टू यूज, यू कैन रिड्यूस देयर यूज, यू यूज देम मल्टीपल टाइम। सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल यूज मत करो, अवॉइड करो, यू कैन अवॉइड इट डेफिनेटली, एंड इफ यू कांट डू इट, यू कैन यू इमेजिन दैट दिस थिंग विल नेवर डिसअपियर, एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू ओनली, you have to take a decision today that I will not use, and then every time you come to it, can I avoid it, can I avoid it, then you need to rethink about your decision, you need to rethink, and then only when you do it you can convince the others। अदरवाइज दूसरे बोलेंगे भाई ज्ञान देते हो हमको, खुद तो यूज करते नहीं, करते हो और हमें ज्ञान दे रहे हो। तो भाई प्लास्टिक की बोतल के बजाय आप जो है एक स्टील की बोतल भी लेके चल सकते हैं, वो पानी तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा। देन बाकी रिसाइकिल करो, और आप, दिस इज अ एनवायरनमेंट, यू कैन टेक अ प्लेस दैट कि आप जो है सूखे और गीले का जो खाद होते हैं या वेस्ट होते हैं घर में, सब्जी आती है इतनी सारी, पहले क्या होता था इंडियन होम्स में, हर घर परिवार जो है कुछ जानवर रखता था, एनिमल्स, उनको फीड कर देते थे। अभी क्या होता है, उसका हम पॉलिथीन में मारेंगे, फेंक देंगे, चला जाएगा। तो उसको सेपरेट करना स्टार्ट करो। सरकार कहते कहते थक जाती है कि भाई ग्रीन वेस्ट को अलग रखो, ऑर्गेनिक वेस्ट, इस वेस्ट को फेंकना ही क्यों है, एक घर के कोने में अगर थोड़ी सी जगह है तो वहां गड्ढा खोद के गाड़ना शुरू करो, ये खाद है आपका, it will make it more fertile, use it for the flowers which you have in your homes, थोड़ा छोटा मोटा गार्डन बनाओ, have some indoor plants जो कि इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपने माता पिता के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, आपकी पढ़ाई का क्या फायदा, मेक देयर लाइफ मच बेटर, इंडोर प्लांट्स लगाओ जो कि इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और आपका परिवार ही आपके घर के अंदर रहता है, उन्हीं की हेल्थ अच्छी होगी। वाई कांट यू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एक गमला खरीद के काहे नहीं लगा सकते, ये खाद अपना खुद क्यों नहीं बना सकते, वाई एवरीथिंग इज टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड एवरी ऑल सॉल्यूशंस आर देयर इन नेचर। So again I will request, protect the biodiversity, be responsible citizens, do your bit, and that's all for this day। कल से जो है जो नॉर्मल लेक्चर है अपना ज्योग्राफी का, that will go on, so I'll stop sharing। okay 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 देखिए ऋषभ ने बोला है कि पानी का वेस्ट कम से कम करें। पानी का वेस्ट बताने के लिए कुछ ये नहीं करना है कि गांव वालों को बोलो कि भैया पानी का टेस्ट करके बताओ कैसा आ रहा है, पहले पानी जितना मीठा होता था क्या उतना ही मीठा है कि नहीं है, खारा है, टेस्ट खराब हो गया, का टेस्ट ऐसी खराब हो गया है। तो उसके अंदर बोलो कि जो चीजें मिली हुई हैं धीरे धीरे आपको उस बीमारी की तरफ ले जाएंगी जिसका कोई इलाज नहीं। क्या उनसे पूछो कि पानी पहले 50-60 फुट या 30-40 फुट पे आता, अब 120-150 फुट पे आ रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? और क्या धीरे धीरे ऐसा होगा कि यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा, ना खेती होगी ना जीवन होगा, तो वो क्या गांव रह पाएगा? तो ये हमारी एग्जिस्टेंस की बात है भैया, अपना जीवन खत्म हो रहा है, आपके बच्चों का जीवन खत्म हो रहा है, बीमारियां आप ऐसी देके जा रहे हो अपने को, अपने परिवार को, जिनको आप खत्म कर सकते हो। तो पानी का वेस्ट रोकना होगा और सबको रोकना होगा कम से कम। और जो
कृषि के तरीके हैं, एग्रीकल्चर के तरीके हैं, आज साइंटिफिक तरीके आ गए, फ्लड इरिगेशन इज नॉट द नॉर्म, तो हमें वो बदलने होंगे। तो आप बता सकते हो उनको। और गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है माइक्रो इरिगेशन को टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो अभी तो ये लोगों से विनती की जा रही है, बाद में या तो लोग वहां से माइग्रेट करेंगे या फोर्सफुली लोगों को सरकार कराएगी, बिकॉज यू कांट सर्वाइव इन इट। तो यू विल लूज एवरीथिंग, दिस इज लाइक दैट। ओके, एक मिनट, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपने आज की क्लास में थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी पर्यावरण के प्रति बनाई होगी, यही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं उस सेवा में हूँ जिसमें मेरा काम ही ये है कि मुझे लोगों को वातावरण के प्रति, वातावरण के इश्यूज के प्रति सेंसिटिव बताना है, बनाना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना मैं कर सकता हूँ। मुझे वो मासिव लेवल पे ये मूवमेंट लेके जाना है जहाँ पे प्लांटेशन, केयरिंग फॉर नेचर बिकम्स द हैबिट अगेन फॉर एवरीवन। This is the mission with which I am working, and I want all of you to join me and start doing yourself. You become the ambassadors of protecting this nature and environment, because you are the ones who are educated. जो एजुकेटेड हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो लोगों को समझाएं, बताएं। When you are fighting for your life is for survival, it's very difficult to think about anything. Those who can't think, they cannot do those things. और डैमेज इनको वैसे बाकी लोगों ने ज्यादा किया जो अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं, विकास विकास विकास, एंड देन वन कोरोना कम्स एंड एवरीथिंग कोलैप्सेस लाइक एनीथिंग। तो वी हैव टू रीथिंक। तो चलिए, लोग कम से कम कुछ जो आपने सीखा है इससे, उन चीजों को आप अप्लाई करें। विशाल इज वेरी हैप्पी एंड एवरीवन सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। चलिए, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। एंड सर, ओजोन का फॉर्मेशन एनवायरनमेंट बनने के साथ ही हुआ था, और ये बेसिक केमिस्ट्री है। जब ऑक्सीजन बनती है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है, इनिशियली सनलाइट में यूवी रेज बहुत थे, तो वो इस ऑक्सीजन को भी ब्रेक कर देते हैं। ऑक्सीजन बनी थी बैक्टीरियल से, साइनो बैक्टीरिया वगैरह ये थे, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया था। अब ये जो ब्रेक हुआ ऑक्सीजन, ये दोबारा दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, क्योंकि नेशेंट ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो रेडिकल होता है। तो ये बेसिक केमिस्ट्री है सर। फिर O2 और ये नेशेंट ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे, ओजोन बनाएंगे। एंड ये इनिशियल इम्पैक्ट जो होगा ऑक्सीजन पे, उससे बनेगी। तो इनिशियल जहां तक ऑक्सीजन जा सकती थी एटमॉस्फेयर में, ऊपर तक थी, तो ऊपर ही बन के रह गई। उसके नीचे यूवी रेज नहीं आए तो नीचे आपको नहीं मिलती। लेकिन अभी अभी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे, जहां पे हम ब्रीथ करते हैं, उस लेयर में भी ओजोन आने लग गई, जो कि पोल्यूटेंट है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम करता है, ब्लीचिंग करता है, लीचिंग करता है। इट्स कंटामिनेट द सॉइल, कंटामिनेट द वाटर बॉडीज एंड कंटामिनेट्स, एंड इट पोजेस अ ग्रेट हेल्थ रिस्क। तो जब हम इनको क्लाइमेटोलॉजी में, जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, तो आई विल डिस्कस के ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कितना डेंजरस है और ये ओजोन का लेयर कैसे, जस्ट बेसिक केमिस्ट्री। विलेज वाले नहीं मानते राहुल, मानना पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस नॉट अदर्स, लेट फर्स्ट कन्विंस योर फैमिली एंड योरसेल्फ। everything should start from the home. Let's start the debate. हाँ, and चलिए, there is always be like, there will always be resistance, there will always be negativity. अब क्या तरीका है आपके पास, जो एजुकेटेड हैं, जो जान रहे हैं कि एक खतरा है सामने, वो चुप बैठे रहें क्योंकि कोई नहीं सुनना है, या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कन्विंस करने की, या कोशिश करनी चाहिए खुद से प्रयास करने की। बेसिकली महात्मा गांधी कहते थे, बी द लाइट यू बी, मतलब द लाइट यू वांटेड टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब बी द person you want, be the change you want to see in the world. So why to wait for others to do these things? Why don't you become the change agents yourself? You start doing, you inspire others. Why to wait कि नहीं, मैं मेरी कोई नहीं सुनना भाई? You start doing, you start take initiative yourself, and everyone will be inspired. Definitely they will. One day the things will come. Okay. आरओ से पानी बहुत वेस्ट भी होता है। आरओ आर वेरी डेंजरस। आरओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड आरओ डू नॉट हेल्प यू इन एनी वे।
जितना कंटामिनेटेड पानी पीने से खतरा है उतना ही आरओ पानी पीने से भी खतरा है। अभी तो एनजीटी के जजमेंट्स आ रहे हैं कि 500 से नीचे अगर किसी की टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो आपके पानी में होते हैं, जैसे हम टीडीएस बोलते हैं, अगर 500 से कम है तो वो, अगर कहीं पानी में कम है तो उस जगह में आरओ बेचना बंद करे। गवर्नमेंट को बोला है कि यू पुट अ ऑर्डर, लेकिन देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द इंडस्ट्री आल्सो। तो अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं देखा है, बट देयर इज अ क्लियर कट मतलब गाइडलाइंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द एनजीटी to the government that you please ban the sale of RO in those एरिया जहां पे TDS नेचुरल पानी के अंदर 500 से कम है। क्योंकि जब RO की TDS आप 50-100 पे सेट कर देते हो, you remove all the minerals, your water is useless without minerals, you are not getting minerals, so that is also very dangerous trend actually. And I would like everyone to be very how can we stop the illegal trading of animals? You can't stop, there is a law for it, we have a service for it, we will do. And anyway, as a citizen, they can always raise concern, they can always support the efforts, and they can be the eyes and ears of the government. They can raise the issues, they can use social media platforms to encourage awareness. And if these things are like are not they are discarded by the community, they are condemned by the community, then of course they will decline. So this is like a crime which is happening. Of course the crime को control करने के लिए we have laws, but laws are not sufficient. The support of the societies. Be vocal whenever there is a need. Be vocal not only for the local product but also for local environment, also local species, also for everything in the nature. Be vocal for nature also. मोबाइल टावर्स की बात करना चाहते हैं। मोबाइल टावर से एमिशंस होता है, दे आर आल्सो डेंजरस डेफिनेटली टू अ सर्टेन अमाउंट, लेकिन देयर आर ऑलवेज गाइडलाइंस फॉर इट, can't do much about it as of now, but we can always balance things. Few things cannot be stopped, but they can, with the improvement in the technology, this signals, they don't impact much, but of course there is an effect on the heavy fauna of environment with these mobile towers, even to a certain extent in a small area on the people also, but not that much. And there are not fixed studies over there what will be the impact. Urban people are less aware of the depletion of our environment, they don't even think to improve it. However, villagers are also uh, convict for the same, but we all are, in fact, Nitin, there is no urban, not rural, we all are Indians. Let's try to make everyone aware, let's start with ourselves. हाँ, लेकिन पानी वेस्ट, अगर हम कहते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है तो वो कहते हैं पानी तालाब में ही तो जा रहा है, वाष्पीकरण होकर रेन से हेल्प करता है। अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो तालाब में नहीं जा रहा है, जो पानी वेस्ट हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग इनटू द तालाब, इट इज गेटिंग डिसअपियर्ड ऑन द वे इटसेल्फ, एंड ऑल ऑफ वाटर डजंट कम बैक। एंड दूसरा क्या होता है, जब ये पानी बहुत तेजी से जाता है, जैसे कंक्रीट कर दिया तो सरफेस रन ऑफ अगर फास्ट होता है तो सॉइल को भी रोड करते हुए ले जाता है, तो मिट्टी को भी लेके चले जाता है। ऊपर से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग नहीं हो रही, तालाब जो है 10 किलोमीटर जाके दूर है और ये ऊपर से नाली से चला गया, तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे तो रिचार्ज नहीं हुआ, लोकल एक्यूफर वहां पे एक भर जाएगा, इन द प्रोसेस यू विल 50%। तो जो रिचार्जिंग जो होती है, पर्कुलेशन हो रहा है, वो कम हो गया बहुत। चलिए अच्छा, ओके, आई थॉट श्याम सुंदर पाठक पूछ रहे हैं, ओम ने पूछा, चल ठीक है, तो ओम कोई बात नहीं। ओके, सो जो रोड साइड यूकेलिप्टस ट्रीज लगाते हैं वो काफी डेंजरस होता है, उसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है। देखिए, यूकेलिप्टस ट्रीज रोड साइड लगाना डेंजरस मैंने तो नहीं देखा अभी तक, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ दैट इट डिप्लीट्स द ओजोन, द वाटर लेवल। मतलब ये कहा जाता है कि वो कहीं भी सर्वाइव किए जा सकते हैं, एक्चुअली वो इतने बुरे भी नहीं है एक्चुअली। I am into the service, I have seen the scientific reports, and there are no conclusive evidences that they depletes the water level to that extent, but not they are not suitable for every ecosystem. We have planted them in Nilgiris also and everywhere. चलिए, धन्यवाद आप सभी लोग, मुझे लगता है कि पर्यावरण के प्रति सेंसिटिविटी रखेंगे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, अपने से शुरुआत करेंगे। बिस्लरीज वगैरह में मिनरल्स उतने तो नहीं होते हैं, सो दे डू ऐड मिनरल्स, सो डेफिनेटली जो आरओ के पानी से तो बेटर ही है आपकी बिस्लरी का पानी, बट नेचुरल पानी उससे भी बेटर होता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है।
इम्प्योरिटी डिजोल्व क्यों होंगी ग्राउंड वाटर के अंदर? वो छन छन के ही जाता है। पहले तो लोग ऐसे ही पीते थे। इम्प्योरिटी ऑफ कोर्स हेल्दी कैसे हो जाएगा? इम्प्योरिटी है पानी के अंदर तो इट्स नॉट हेल्दी। हाँ, ज्यादातर घर में समरसेबल लगा हुआ है, इस वजह से पानी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, जो कि एक गलत ट्रेंड है। सिटीज के अंदर लेस ट्रीज हैं, इसलिए हमें अर्बन फॉरेस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने जब पर्यावरण दिवस बनाया है तो उनका फोकस उसमें यही था कि हमें नगर वन प्रमोट करनी है, अर्बन फॉरेस्ट्री प्रमोट करनी है। दैट्स व्हाट दे आर प्रमोटिंग इन इंडिया। ठीक है। स्पैरो का एक्सटेंशन टावर की वजह से नहीं हुआ है। आई डोंट बिलीव। एवरीवन लाइक टू कीप ट्रीज, एंड आपके ट्रीज भी तो प्लांट बहुत स्टोर करते हैं। वी हैव मोर देन 150 प्लांट, दैट्स वेरी ग्रेट कृतिका। एंड Preeti wants to ask about invasive species. Invasive species is a subject specific topic which we will talk about. Invasive alien species. Not all impurities are dangerous for us. What do you call impurity? Impurity we call which is like harmful usually in terms of अगर chemical sense में लोगे तो anything which is a different phase from the original phase is impurity. बट हमारा जो मैक्सिमम होता है, जो डेंजरस होता है, वो इम्प्योरिटी जो होती है, और जो वाटर आता है दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। बट अभी मतलब जैसे कि आपके वेस्टर्न यूपी और पंजाब हरियाणा में जहाँ वाटर टेबल नीचे जा चुका है तो पानी इज डेंजरस एक्चुअली। ओके, लेट्स स्टॉप द टॉपिक हियर ओनली। can't take so many questions and यूकेलिप्टस इन्वेजिव नहीं हुआ है, और यूकेलिप्टस के प्लांटेशंस हैं एंड इन्वेजिव जब होता है, हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन सम एरियाज इट हैज, बट it's not a, there are other invasive species. We will talk in detail about invasive alien species. ठीक है, so good night and I hope कल से मुझे लगता है कि मैं आपको मैसेज डिलीवर करने में मैंने जितनी कोशिश हो सकती की है। ठीक है, आज स्पेशल दिन था तो आई थॉट टू सेलिब्रेट विद ऑल ऑफ यू आल्सो। दिस इज आल्सो वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। चलिए।